डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेन हार्डनिंग का चैप्टर कंप्लीट किया था। स्ट्रेन हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग, उसमें हमने ये देखा था कि हम कैसे मटेरियल के ऊपर वर्क करके नंबर ऑफ डिसलोकेशंस इंक्रीज़ कर देते हैं और नंबर ऑफ डिसलोकेशन इंक्रीज़ होने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाती हैं। अब आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अलॉयज़ एंड फेज डायग्राम्स, जो एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम मटेरियल की स्ट्रेंथ या हार्डनेस या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हांस कर सकते हैं, विच इज़ अलॉइंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पहले कुछ अलॉयज़ की बेसिक रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसके बाद हम फेज डायग्राम्स की तरफ मूव करेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ एन अलॉय। Alloy is a combination of two or more than two different elements in which at least one of them is metal। मीन कि अब इसमें आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, उनको मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करते हैं, फिर उनको कूल करते हैं, और जो दो एलिमेंट्स हैं उनमें से एटलीस्ट एक का मेटल होना ज़रूरी है। बेसिकली जिस तरह एग्जांपल है स्टील है, आयरन के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की वो ऐड करते हैं। इसी तरीके से कोई भी प्योर मेटल है उसके अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करके उसकी अलॉय बनाते हैं। जब हम उसमें एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं डिफरेंट, मतलब है कि हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ आइटम होंगे, जिस तरह ये फिगर में यहाँ नज़र आ रहा है रेड कलर के, ये इम्प्योरिटीज़ आइटम है। तो ये इम्प्योरिटी आइटम्स ये डिसलोकेशन की मूवमेंट को रोकेंगी। तो जब ये डिसलोकेशन पिन होंगी तो उससे मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाती हैं। अब जो हम एलिमेंट ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो उसके कंपेरेबल साइज़ का है, जो होस्ट मेटल है, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन अलॉय, कि वो जो इम्प्योरिटी आइटम है वो उस अलॉय के एटम को उस ओरिजिनल मेटल के अलॉय को वो रिप्लेस करेगा, जिस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटीज़ पढ़ा था। और अगर जो अलॉइंग एजेंट है, मीन कि जो एलिमेंट हम जो इसमें ऐड कर रहे हैं एज ए इम्प्योरिटी, वो बहुत छोटा है, जिस तरह कार्बन हो गया, तो वो फिर क्या होगा, वो उस इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर जाके वो एडजस्ट हो जाएगा। जिस तरह यहाँ देख लें कि इस फिगर में देखें तो ये ब्लैक कलर के ओरिजिनल आइटम ये सब अपनी जगह पर हैं, कोई आइटम यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, सिर्फ जो इम्प्योरिटी आइटम था वो बीच में आके इन स्पेसेस में बीच में एडजस्ट हो गया। अच्छा, जब हम दो एलिमेंट्स की हम कम्बाइनेशन की बात करते हैं या दो सब्सटेंस को जब आप मिक्स करते हैं, या अलॉय में हम दो एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, तो जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सोलिबिलिटी का, सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी लिमिट। ठीक है, सोलिबिलिटी लिमिट क्या होती है ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी लिमिट। जिस तरह हम वाटर शुगर की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप वाटर में शुगर थोड़ी सी डालेंगे तो वो सारी डिजॉल्व हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और जो शुगर नीचे बैठेगी उसका एक अपना एक अलग फेज़ होगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसा देखें कि जो शुगर मिक्स हो गई है उसमें वाटर ज़्यादा होगा और शुगर कम होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा शुगर सोलिबिलिटी लिमिट से ज़्यादा जो नीचे बैठ जाती है, जो उसमें सोल्युबल नहीं होती, उसमें शुगर ज़्यादा होती है और वाटर कंटेंट कम होते हैं। मीन के ये दो फेजेस बन गए, एक फेज़ हो गया जो पहला फेज़ वाटर सॉल्यूशन जो मिक्स हो गए वाटर और शुगर। दूसरा फेज़ कौन सा है कि जिसमें वो सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज़्यादा वाली शुगर थी जो मिक्स नहीं हुई, वो उसने अलग एक फेज़ बना लिया। तो यहाँ से दो फेजेस मीन के बन गए। इन दोनों फेजेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक फेज़ में एक एलिमेंट ज़्यादा है, दूसरा कम है, जिस तरह वाटर ज़्यादा है शुगर कम है। दूसरे फेज़ में दूसरा एलिमेंट ज़्यादा है, पहला कम है, मीन कि शुगर ज़्यादा है, वाटर कम है। इसी तरीके से अलॉय में भी ये होता है कि जब अलॉय में दो एलिमेंट को ऐड करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी लिमिट होती है कि जब सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज़्यादा एलिमेंट ऐड कर देंगे तो वो एक अलग से फेज़ बन जाएगा। सिर्फ अलॉय में ये होता है कि वो फेज़ उस पूरी अलॉय के अंदर क्या होगा, डिस्पर्स होगा, जो एक्स्ट्रा फेज़ बनेगा वो पूरी अलॉय के अंदर डिस्पर्स फेज़ होगा, वो मतलब नीचे नहीं बैठेगा, जिस तरह वाटर में होता है कि वो एक्स्ट्रा शुगर नीचे हो जाती है, उसमें ये नहीं होता है क्योंकि अलॉय सॉलिड होती है, और जैसे जैसे वो उसको कूल करते जाएंगे वो एटम क्रिस्टलाइन होते जाएंगे, और साथ साथ उसमें अगर वो सॉल्युबिलिटी लिमिट से कम है तो वो एक ही फेज़ बनेगा, अगर सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा फेज़ बनना शुरू हो जाते हैं, दो फेज़ हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं,
वो डिपेंड करता है कंपोजिशन कितनी है अलोइंग एजेंट की, और ये सारा डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। तो ये एक तो ये चीज़ होगी सॉल्युबिलिटी लिमिट। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ से हम ये भी देखते हैं अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी। अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी का मीन ये होता है कि जो दो सॉल्विंग सब्सटेंसेस हैं जो जिनको आप मिक्स कर रहे हैं, वो उनकी कोई सॉल्युबिलिटी लिमिट नहीं है, ठीक है। जिसकी एक एग्जांपल है वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। ये दोनों लिक्विड हैं, इन दोनों को आप जितना मर्जी आपस में मिक्स करते जाएं, इनमें एक ही फेज़ रहेगा, दो फेज़ कभी भी नहीं बनेंगे। तो इनको क्या कहते हैं, अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी, कि इनकी आपस में कोई सॉल्युबिलिटी लिमिट नहीं है। इसी तरीके से कुछ अलॉयज़ भी होती हैं कि जिनमें अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है, कि आप उसमें जितनी मर्जी आप दोनों एलिमेंट की कंपोजिशन रख लें, मतलब एक होस्ट एलिमेंट है उसके अंदर मेटल है, उसके अंदर दूसरा एलिमेंट जितना मर्जी ऐड करते जाएं, तो वो दूसरा फेज़ उसमें नहीं बनेगा, ठीक है। मीन कि इसमें भी अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी अलॉयज़ के केस में भी होती है। अच्छा, अब इस केस में अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, बल्कि अगर कहा जाए तो 4 कंडीशंस हैं, कि अगर वो 4 कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो वो अलॉयज़ क्या होंगी, उनकी अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इस से जो सॉल्यूशन बन जाएगा, अलॉय हम बना रहे हैं, जिन एलिमेंट्स के हम अलॉय बनाते हैं उनको पहले मिक्स करेंगे, मिक्स करके उनको मेल्टिंग पॉइंट से, जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट होगा उनमें से, उससे भी टेम्परेचर उससे ज़्यादा ले जाएंगे ताकि सारे मोल्टन फॉर्म में हों। उसके बाद उनको कूल करेंगे, स्लोली कूल करेंगे, तो वो फिर वापस वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएंगे और क्रिस्टलाइन बनना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। अब जो फाइनल अलॉय होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और इसलिए इसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो नाम है सॉलिड सॉल्यूशन, कि ये अलॉय मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है, ये सॉल्यूशन है तो इसका, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है। तो हम वापस आते हैं इस पे अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी पे। अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी की मैंने अभी बात की थी, कुछ कंडीशंस हैं। तो अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी के लिए 4 कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अगर फुलफ़िल हों तो वो अलॉय क्या होगी, उनकी अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी होगी। उसमें एक है एटॉमिक साइज़, कि जो 2 एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं अलॉय बनाने के लिए, उनके बीच में एटॉमिक साइज़, जो उनके दोनों के एटम के साइजेज़ हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, इनके वो दोनों उनका साइज़ क्लोज हो। यूजली जो होता है कि अगर उनका डिफरेंस लेस दैन 15% है तो वो अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी अचीव कर लेंगे, ये अगर बाकी कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो ये एक पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। दो जो अलॉयज़ आप बना रहे हैं उन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो 2 एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं अलॉय बनाने के लिए, उन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। जिस तरह अगर मैं कॉपर और निकल की अलॉय बनाऊँ, कॉपर अगर FCC है तो निकल भी FCC होगा। जब उनको हम मिक्स करेंगे, अलॉय बनाएंगे, तो फिर उनकी चांसेस होंगे कि वो अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी अचीव कर सकते हैं। अगर कॉपर का FCC स्ट्रक्चर है और निकल का कुछ और है तो फिर वो उनमें अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक हो गया। उसके बाद इनकी वैलेंसी सेम होनी चाहिए। वैलेंसी सेम होगी तो डेफिनेटली वो बॉन्डिंग एक जैसी बनाएंगे, कि अगर आप एक एलिमेंट की जगह दूसरा भी आता है तो उसमें वो वैसी बॉन्डिंग बनाएगा जैसे वो पहले बना रहा था। और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो सॉरी यहाँ मिस हो गया, वो अगली स्लाइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वो जिसमें किसी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, तो वो भी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर भी मैंने यहाँ दिए हुए 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स जिस अलॉय में फुलफ़िल होंगे, जिन एलिमेंट्स में ये कंडीशन फुलफ़िल होंगी उनमें अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी होगी, मीन के उनका रिजल्टेंट फेज़ एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा फेजेस नहीं बनेंगे उनमें, ठीक हो गया। जिस तरह ये था कि वाटर और अल्कोहल की एग्जांपल थी, इसमें जितना मर्जी मिक्स करते जाए वो एक ही वाटर अल्कोहल का एक ही फेज़ रहता है। उसमें इस तरह नहीं होता कि एक्स्ट्रा कोई अल्कोहल नीचे बैठ जाए, जिस तरह शुगर में होता है ना कि एक्स्ट्रा शुगर नीचे बैठ जाती है, इसमें नहीं होता अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी, ठीक हो गया। तो हमने देख लिया कि अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी अलॉय के लिए, अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी के लिए ये 4 कंडीशन होनी चाहिए, ये 4 कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो वो अलॉय फिर उसमें अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। और अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है यहाँ कि जो रिजल्टेंट फेज़ बनेगा वो हमेशा एक ही फेज़ होगा, एक से ज़्यादा फेजेस नहीं बनेंगे। फेजेस में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो भी आगे हम डिटेल से करेंगे। अच्छा, अब अगर लिमिटेड सॉल्युबिलिटी है
ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है कि एक अलॉय के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर जब आप दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे तो एक सॉल्युबिलिटी लिमिट आ जाएगी। उससे ज़्यादा जब जाएंगे, सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज़्यादा जाएंगे तो वो फिर दो फेजेस बनना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दी वाटर शुगर वाली। तो जब लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है तो फिर जो है वो फेजेस बनते हैं, एक से ज़्यादा फेजेस बन जाते हैं, ठीक है, जिसको हम आगे अभी इसमें जाके फर्दर इस चैप्टर में देखेंगे। इसकी एग्जांपल ये है साल्ट टू वाटर। साल्ट जब वाटर के अंदर साल्ट ऐड करें तो वो एक लिमिटेड सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, और लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है इसकी, और शुगर की भी होती है। जिस तरह यहाँ ये ग्राफ में नज़र आ रहा है कि ये शुगर की सॉल्युबिलिटी लिमिट ये रेड लाइन में शो की हुई है कि इसमें देखें कि अगर ये 60% से लेस शुगर है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सॉल्युबिलिटी लिमिट कितनी है, अबाउट ये 60% है। और अगर जो है वो शुगर ज़्यादा कर दें, टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो सॉल्युबिलिटी लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि आप सॉल्युबिलिटी लिमिट टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो जाती है। जिस तरह ये देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है, अबाउट 61%, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है ये सॉल्युबिलिटी लिमिट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 80% है। मीन के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या अगर मैं रूम टेम्परेचर कह लूँ तो रूम टेम्परेचर ये तकरीबन 65% है, और मीन की शुगर की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पे 65% है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 65 से बढ़ के 80 हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी लिमिट टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो मीन कि इस रेड लाइन की अगर आप लेफ्ट साइड पे लेंगे तो वो एक ही फेज़ होगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी लिमिट से नीचे हैं आप, और इससे आगे राइट साइड पे जाएंगे तो वो दो फेजेस बन जाएंगे, एक लिक्विड सोल्यूशन और एक सॉलिड शुगर, ठीक हो गया। अलॉय में भी एग्जैक्टली ऐसा होता है कि जब आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसमें भी इस तरह की सॉल्युबिलिटी लिमिट की टेम्परेचर के साथ साथ उनकी सॉल्युबिलिटी लिमिट चेंज होती है। अच्छा, अब हम अलॉय के केस में हम फेजेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फेज को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ फेज कैन बी डिफाइंड एज एनी पोर्शन, ठीक है, इंक्लूडिंग दी होल, ठीक है। फेज किसी अलॉय में एक पोर्शन हो सकता है, या वो एक सिंगल फेज है तो पूरी की पूरा एज ए होल में पूरी की पूरी वो एक पूरी अलॉय को भी एक फेज कर सकते हैं अगर वो सिंगल फेज है तो। सो अलॉय इज एन एनी पोर्शन इंक्लूडिंग द होल ऑफ ए सिस्टम विच इज़ फिजिकली होमोजीनियस, ठीक है। अलॉय के अंदर जो होमोजीनियस होगा वो फेज विद इन इटसेल्फ एंड बाउंडेड बाय अ सरफेस, इसकी सरफेस होगी प्रॉपर, एंड सेपरेट इट फ्रॉम अदर पोर्शंस, और ये दूसरे पोर्शन से क्या होगा, ये सेपरेट होगी, जो सरफेस होगी वो इसको दूसरे पोर्शन से ये सेपरेट करेगी। जिस तरह ये नीचे यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है, इस फिगर में देखिए ये एक अलॉय का एग्जांपल है, मॉडल है। तो इसमें ये एक जो नीचे नज़र आ रहा है ये कलर में, ये पूरा एक फेज़ है, पहला जिस तरह अल्फ़ा फेज़ है, ठीक है। और इसमें ये जो लाइंस हैं ये जस्ट ग्रेन्स को शो, ग्रेन बाउंड्रीज को शो कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेन्स होते हैं ना अलॉयज़ में भी और मेटल्स में भी जिस तरह, तो ये ग्रेन बाउंड्रीज हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना आपने। और इसमें ये जो एक नीचे कलर नज़र आ रहा है ये सारा अल्फ़ा फेज़ है, और इसमें जो ब्लू कलर के ये नज़र आ रहे हैं ये वो एक्स्ट्रा फेज़ है जो सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज़्यादा होने की वजह से जो फेज़ बना था। इसको इस तरह समझ लें कि जो निचले वाला है वो वाटर शुगर का नॉर्मल हो गया, जो शुगर वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो गई थी, और जो ब्लू वाला वो है जो एक्स्ट्रा सॉलिड फेज़ बना था शुगर का, जो एक्स्ट्रा शुगर नीचे बैठ जाती है, ये इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं इस तरह। तो इसमें जो मेजर फेज़ जो पहले बनता है, पहले जो सॉल्युबिलिटी लिमिट से पहले जो फेज़ बनेगा उसको अल्फ़ा फेज़ कहते हैं, और जब सॉल्युबिलिटी लिमिट से क्रॉस कर जाएंगे तो वो उसमें अल्फ़ा बीटा दोनों फेज़ आ जाएंगे। और अगर वो अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी है तो उसमें सिर्फ अल्फ़ा होगा, उसमें ये ब्लू नहीं होंगे डॉट, सारे का सारा अल्फ़ा फेज़ होगा। अच्छा, फेज़ की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इसमें देखें दो फेज़ हैं, एक अल्फ़ा फेज़ है, ये सारा अल्फ़ा फेज़ है, और इसमें ब्लू वाला बीटा फेज़ है, दो फेजेस हैं। हर फेज़ की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। एक तो ये है कि द सेम स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक अरेंजमेंट, कि एक फेज़ के अंदर स्ट्रक्चर सेम होगा और एटॉमिक अरेंजमेंट भी क्या होगी, सेम होगी। मीन कि अगर वो FCC है तो वो FCC होगा, और अरेंजमेंट भी एक जैसी उसी तरीके से होगी। उसके अलावा फेज़ के अंदर रफली कंपोजिशन सेम होगी, कि जो अगर इसमें 30% एक एलिमेंट है, 70% दूसरा है, तो आलमोस्ट हर जगह पर आलमोस्ट 30% ही होगी, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी थ्रू आउट क्या होंगी, सेम होंगी। इनकी जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होंगी वही यहाँ पर होंगी,
वो यहाँ पर होंगी एक फेज़ के अंदर। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूँ कि ये निचला वाला ये पिंक सा कलर नज़र आ रहा है, ये पूरा अल्फ़ा फेज़ है और ब्लू वाला बीटा फेज़ है। अच्छा, डेफिनेट इंटरफेस, हर फेज़ का अपना एक इंटरफेस होता है। जिस तरह ये देखें ना, ये बीटा फेज़ है ब्लू वाला, तो इसका प्रॉपर एक इंटरफेस है, एक सरफेस है। ठीक हो गया, ये दोनों फेज़ को ब्लू अल्फ़ा बीटा का प्रॉपर एक इंटरफेस हमें नज़र आ रहा है। सो द डेफिनेट इंटरफेस बिटवीन द फेज़ एंड द सराउंडिंग द एडजॉइंट फेजेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिबिलिटी इसकी ना, जो हमने किया था अनलिमिटेड सॉलिबिलिटी और लिमिटेड सॉलिबिलिटी, दोनों की हम एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल है कॉपर निकल अलॉय। ठीक है, कॉपर निकल अलॉय कि हम कॉपर के अंदर निकल ऐड कर रहे हैं कि अगर हम 10% निकल ऐड करके अलॉय बनाएं या 20% निकल ऐड करके अलॉय बनाएं या 30, 40, 50 अप टू 100% तक। ठीक है, तो कॉपर निकल की जो सॉलिबिलिटी है वो अनलिमिटेड सॉलिबिलिटी होती है, इसलिए कॉपर के अंदर आप जितनी मर्जी निकल ऐड कर लें या निकल के अंदर जितने मर्जी कॉपर ऐड कर लें, वो एक ही फेज़ बनेगा। और वो ये जो फिगर शो कर रही है ये बता रही है हमें कि ये मोल्टन फॉर्म में है। कॉपर निकल दोनों को हमने हीट किया अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल। निकल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कॉपर का कम होता है, तो निकल के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर रखा तो ये मोल्टन फॉर्म में है। जब इसको कूल करेंगे तो इस तरह ये आइटम्स अरेंज हो जाएंगे और ये अलॉय बन जाएगी। ठीक हो गया। अब ये कॉपर निकल अलॉय इस फॉर्म में नज़र आ रही है, इसमें ये निकल के आइटम, कॉपर के आइटम्स। ठीक हो गया, और इनकी अनलिमिटेड सॉलिबिलिटी, ये एक ही फेज़ है। देखिए ये सारा एक ही फेज़ है। ठीक है, पूरा। अब हम आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फेजेस होते हैं, उसकी एग्जांपल है कॉपर जिंक अलॉय। ठीक है, कॉपर जिंक अलॉय कि कॉपर के अंदर हम निकल की बजाय अब हम जिंक ऐड कर रहे हैं, तो जिंक की सॉलिबिलिटी यूजुअली 30% के अराउंड अबाउट होती है। तो जब आप कॉपर के अंदर, तो जब आप इसको हम इस ग्राफ से देखते हैं यहाँ से कि ये अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है सॉलिबिलिटी कितनी है 30%। अगर ये यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर ये रूम टेम्परेचर यहाँ कहीं मैं ले लूँ, रूम टेम्परेचर पे अबाउट ये 33% के अराउंड अबाउट सॉलिबिलिटी लिमिट होगी। इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा जिंक ऐड करेंगे निकल के अंदर तो वो 2 फेजेस बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब देखेंगे, अब अगर हमने इसमें सॉलिबिलिटी लिमिट से ज़्यादा जिंक ऐड की है तो उसमें जो पहला जो एक फेज़ डेफिनेटली बनता है वो तो ये वाला होगा, ये बाहर नज़र आ रहे हैं। इस फिगर में आपको 2 पोर्शन नज़र आ रहे हैं, एक ये डॉटेड के अंदर और ये बाहर। ये जो बाहर वाला फेज़ है ये वही है जो हमने यहाँ देखा है इसमें कॉपर निकल में ना, वही अरेंजमेंट है, कॉपर की अरेंजमेंट है और इसकी जगह जो जिंक के आइटम उसकी जगह आ गई हैं। ठीक हो गया। अब जो इसमें ये था कि हमने सॉलिबिलिटी लिमिट से ज़्यादा जिंक ऐड कर दी थी, तो डेफिनेटली इसमें एक्स्ट्रा फेज़ बनेगा। जिस तरह वाटर शुगर में वाटर और शुगर में ये होता है कि वो एक्स्ट्रा शुगर नीचे सॉलिड फॉर्म में बैठ जाती है, इसमें भी वैसा फिनोमेना होगा। तो इसमें जो बाहर वाला है ना, ये वही है जो शुगर पहले जिस तरह डिज़ॉल्व हो जाती है, तो जो पहला फेज़ बनता है वो ये बाहर वाला है, और जो एक्स्ट्रा सॉलिड शुगर नीचे बैठ जाती है वो ये वाला है। ठीक है, ये इसमें एक्स्ट्रा फेज़ बन गया, ये जो अंदर वाला। ठीक हो गया। तो उसमें अब 2 फेजेस हैं, एक बाहर वाला फेज़ जो प्राइमरी फेज़ जो पहले बनता है उसको हम क्या कहेंगे अल्फ़ा फेज़। वो जो हमने पीछे फिगर अभी देखी थी वो ये मैंने यहाँ पर यहाँ डिस्कस किया था। तो ये वाला फेज़ वो यही है, ये जो ये पिंक से कलर का है ये फेज़ यही वाला है। ठीक हो गया, अल्फ़ा फेज़। ये पूरा सारा ये सारा ये। ठीक हो गया बाहर। अच्छा, अब जो अंदर नया फेज़ बना है ये वाला, ठीक है, जो इस रेड पोर्शन के अंदर आप देखें तो नया फेज़ एक बन गया। इस फेज़ के देखें स्ट्रक्चर इसको टोटली डिफरेंट इसका बिहेवियर है। इसका देखें स्ट्रक्चर इसका अपना है, इसका देखें स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, ये कंपाउंड एक बन जाता है। इस जो बाहर वाला फेज़ है उसमें कॉपर ज़्यादा होगी जिंक कम होगी। ठीक है, जो अंदर वाला फेज़ है उसमें जिंक ज़्यादा होगी कॉपर कम होगी, एग्जैक्टली वो वाटर शुगर की तरह। तो इसमें कंपोजिशन इसका मतलब अपनी है, इसकी कंपोजिशन अपनी है, कॉपर ज़्यादा है जिंक कम है, इसकी कंपोजिशन अपनी है, इसमें जिंक ज़्यादा है कॉपर कम है। इसकी प्रॉपर्टीज़ अपनी है, मे बी कि ये सॉफ्ट हो डक्टाइल हो, ये हो सकता है कि ब्रिटल हो हार्ड हो, इस तरह। तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ फेजेस की अपनी होती है। ये वाला जो फेज़ है ये रेड कलर में, ठीक है, ये फेज़ ये वही है जो यहाँ पर ये ब्लू कलर में यहाँ शो की हो गई है ये लाइंस। ठीक है, ये इन्हीं फेजेस को शो कर रहे हैं। इस तरह ये एक बनाया ना, तो इस तरह के बहुत सारे फेजेस यहाँ होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो बाहर वाला पहला फेज़ बना था ना, ये जो बाहर वाला, इसको नाम देते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक होगा, ये जो पहला फेज़ बनता है ये वाला, जिस तरह ये भी क्या था, ये सॉलिड सॉल्यूशन था, जो कॉपर निकल में इसमें होता है सॉलिड सॉल्यूशन, सारा सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, जो एक्स्ट्रा बन गया बीच में कंपाउंड, ठीक है, उसको नाम देते हैं डिस्पर्स्ड फेज़।
ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, डिस्पर्स। अच्छा, अब ये दोनों जो फेजेस होते हैं, ये स्ट्रेंथ दोनों की वजह से स्ट्रेंथ मटेरियल की बढ़ जाती है। जो सॉलिड सॉल्यूशन की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ती है उसको हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग की जो सॉल्युबिलिटी लिमिट से नीचे जो फेज बन रहा है, इसमें जिस तरह इस फिगर में कॉपर निकल में, इसमें भी ये क्या होगी, सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग। अच्छा, इसमें क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा फेज बना है, ये फेज होता है डिस्पर्स्ड फेज, इसलिए कहते हैं डिस्पर्स फेज होता है, इसलिए कहते हैं कि ये डिस्पर्स है ना, पूरी जगह जगह इसमें है, डिस्पर्स है, तो इसलिए इसको डिस्पर्स फेज कहते हैं। और इसकी वजह से जो स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, मज़ीद बढ़ जाती है, उसको नाम देते हैं डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। तो जो डिस्पर्स फेज की वजह से स्ट्रेंथनिंग है उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग। तो सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी क्या हुआ है, इस वजह से भी स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी ज़्यादा एज कम्पेयर टू सॉलिड अकेले सॉलिड सॉल्यूशन के होने, ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग क्या होती है और डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग क्या होती है। अच्छा, ये ग्राफ भी देख, जो सॉलिडिटी एलिमेंट का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जिंक हम ऐड करते जा रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस पे ये कॉपर के अंदर ये जिंक है, 10% जिंक, 20, 30, 40, 50 ऐड करते जा रहे हैं, तो इससे सॉल्युबिलिटी लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर सॉल्युबिलिटी लिमिट से नीचे जिंक होगी तो सिर्फ क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर ये होगा। अगर सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज़्यादा जिंक ऐड कर देंगे तो उसमें सॉलिड सॉल्यूशन भी होगा और प्लस ये कॉपर जिंक कंपाउंड मीन के डिस्पर्स फेज ये बन जाएगा। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग की फर्दर देखते हैं कि एटॉमिक साइज से स्ट्रेंथनिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो जो हम अलाउइंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, उस मीन कि जो एटम प्योर एटम मेटल के अंदर जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं उसके एटम का साइज़ जितना ओरिजिनल मेटल के साइज से बड़ा होगा या जितना उससे छोटा होगा, दोनों केसेस में स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और अगर उसका साइज़ ओरिजिनल मेटल के एटम के इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसको यहाँ डिफरेंट एग्जांपल यहाँ दी हुई है यहाँ ग्राफ में, जिस तरह ये देखें कि ये बेरिलियम है, बेरिलियम का एटम बहुत छोटा होता है ना एज़ कम्पेयर टू, अगर ये पूरा कॉपर था, ये कॉपर है, ठीक है, और इसमें बेरिलियम का एटम ये छोटा सा नज़र आ रहा है। इसमें देखें स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी जबकि हमने ओनली ये 3-4% इसमें जब ऐड किया, यहाँ पे 3 to 4% जाए यहाँ तक, तो स्ट्रेंथ एकदम जो है वो 10,000 से बढ़ के यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ तक आ गई, 40,000 के क्लोज आ गई। इस तरीके से अगर इसमें बहुत बड़ा एटम ऐड किया, जिस तरह इसमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम वगैरह कॉपर के अंदर, तो उसमें भी देखें कि ये स्ट्रेंथ जो है वो इतनी बड़ी है, 10,000 से ये 20 के करीब या यहाँ पर 25 के करीब है। और अगर जो इसका साइज़ इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, तो उसके इसमें स्ट्रेंथ फिर ये बढ़ रही है, 10,000 से यहाँ तक आ रही है, जिस तरह इतनी, ठीक हो गया। जब साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ तक जा रही है, जिस तरह निकल जिंक के केस में। अगर बड़ा है उससे, तो जितना ज़्यादा बड़ा है तो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और अगर छोटा है और बहुत ज़्यादा छोटा है तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसकी रीज़न ये है कि जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा ना, तो जो डिसलोकेशन हम पढ़े थे कि जो डिसलोकेशन यहाँ मूव करती है, वो मूव करती है जब जितना आगे डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना वो गैप ज़्यादा होगा, मीन उतना डिसलोकेशन को क्रॉस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, डिसलोकेशन पिन हो जाएगी। इधर भी यही फिनोमेना होगा, पिन हो जाएगी, और इधर वो ईजिली क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, इसलिए स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम डोपिंग के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ को देखें कि जिस तरह ये कॉपर में परसेंटेज जिंक है, ये ग्राफ जो शो कर रहा है, इसमें कॉपर में हम 0% जिंक, कोई जिंक नहीं, 10% जिंक, 20%, 30%, और जैसे जैसे हम अगर जिंक बढ़ाएं और उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ मेजर करें, बेसिकली ये करें ना हम कि हमने 10% जिंक ऐड करके अलॉय बना ली, उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ मेजर की, इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेजर की, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, परसेंटेज एलिवेशन मेजर की, फिर हमने एक और अलॉय बनाई 20%, उसकी मेजर की, फिर 30%, इस तरह उसको ग्राफ फिर हमने प्लॉट किया। तो इसमें देखें कि यील्ड स्ट्रेंथ जो है जिस तरह से जिंक की बढ़ाते जाते हैं कंपोजिशन, तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है अप टू अ लिमिट, ठीक है, अप टू 40% अभी, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाती है। फिर परसेंटेज एलोकेशन स्लाइटली कम होती है पहले और उसके बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है।
फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ये इंक्रीज होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जिंक की 8% के साथ जो कंडक्टिविटी है वो ये बहुत ज़्यादा कम होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब देखिए अगर आप इसमें ज़्यादा जिंक ज़्यादा ऐड करते जाएंगे, कॉपर है, कॉपर में प्योर कॉपर में अगर जिंक ज़्यादा ऐड करते जाएंगे तो जो प्रॉपर्टीज़ पहले बढ़ी थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ी है, उसके बाद ये सेचुरेट करिए फिर कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आप जिंक ज़्यादा ऐड करें इसका मतलब है कि आप प्योर जिंक की तरफ जा रही हैं। वो इस तरह हो जाएगा कि जिंक के अंदर कॉपर ऐड कर रही हैं, तो जो प्योर मेटल्स होती हैं उनकी तो ये प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, इसलिए बहुत ज़्यादा डोपिंग करने से फिर वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, वो कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेज डायग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फेज डायग्राम्स क्या होती हैं और उससे रिलेटेड बाकी प्रॉपर्टीज़ को।